नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारा यूपीएससी 2021 के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसी को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी साइंस एंड टेक में भी इनफैक्ट हम लोग सेट 1 को रिलीज़ कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पाथफाइंडर के चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे बच्चे कह रहे थे सर पुरानी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, तो देखिए पुरानी वीडियोस को यदि आपको देखना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। पर्टिकुलरली उस प्लेलिस्ट का नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 क्रैश कोर्स। वहां पर जाके आप सभी की सभी पुरानी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को पिछले एक साल के। सेट 1 में हमने कवर करी थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक, ठीक है। तो बायोटेक से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो हमने सेट नंबर 1 में कवर करी थी और अब सेट नंबर 2 में हम कवर करने वाले हैं मेरा पर्सनल फेवरेट स्पेस का टॉपिक जो होने वाला है, ठीक है। तो स्पेस के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम इसरो के द्वारा जो भी अचीवमेंट्स हैं वो भी कवर करी जाएंगी। इसके अलावा कई सारी अन्य स्पेस एजेंसीज हैं जो कि अक्सर हमें पढ़नी पड़ती हैं, विच इंक्लूड्स भले वो नासा हो, भले वो चाइना की स्पेस एजेंसी हो या फिर भले वो जापान की स्पेस एजेंसी हो। ये सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। इनफैक्ट अंत में जाके मैं आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपकी एग्जामिनेशन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये वाली जो सीरीज़ है, देखिए दोस्तों, ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं, आने वाले कई सारे और एग्ज़ाम्स हैं जो कि लाइंड अप हैं। यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है, एमपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है, देन वी ऑल्सो हैव द एग्जामिनेशन ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कमिंग, एचसीएस का एग्जामिनेशन आ रहा है। तो कई सारी जगहों पे आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट, देखिए हमने 2021 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए वी आर नॉट टेकिंग इट लाइटली। सो मैं आशा यही करता हूं कि आप भी इसको लाइटली नहीं लेंगे। हमने एक खास टेस्ट सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज। ये आपको अनअकैडमी की ऐप पर ही अवेलेबल करवाई जाएगी और इसमें एवरी डे संडे का दिन छोड़ के बाकी के 6 दिन आपको 12:30 बजे टेस्ट में अपीयर होना है। 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि टेस्ट जो है वो लॉक्ड होता है। अगर आपको टेस्ट को अनलॉक करना है तो ये वाला कोड यूज़ करना है, ANI UPSC, अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे। अनअकैडमी की ऐप पे जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो अनलॉक हो सकते हैं। इवन फ्री इनिशिएटिव्स के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको यही कोड इस्तेमाल करना होगा। जो लोग यहाँ पे विजेता होंगे उनके जो है टॉप 10 विजेताओं को, उनके लिए हम कई सारे रिवॉर्ड्स लेकर आए हैं जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। और यहाँ पर मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चन है जो कि इंक्लूड किए हैं इन ऑर्डर टू गिव यू एन आइडिया कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछ सकती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिकियस। मिकियस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय जापान। इट इज यूजिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बिकॉज मिकियस जो है वो, ये बात तो सही है कि दुनिया की पहली क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट है, लेकिन ये बात गलत है कि ये जापान के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसको लॉन्च करने वाला देश था चाइना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ यूजिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करी जाएगी आपके साथ। बहुत ही ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली QKD का जो फिनोमेना है वो क्या होता है। देखिए ये तकनीक बहुत ही ज़्यादा अहम है बिकॉज हाल ही में हमारे इसरो ने भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट कर लिया है और वो इसमें सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है। तो इसके बारे में बातचीत करी जाएगी कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। खैर यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिकियस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले तो ये वर्ल्ड की पहली क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट है। इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था आज से लगभग 5 साल पहले 2016 में। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कभी कभार क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए बन गया चौथा फैक्ट जो कि आपको याद करना होगा। दिस ब्रेक थ्रू वॉज अचीव्ड बाई मिकियस यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। QKD के माध्यम से इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था। QKD होता क्या है इसको मैं आपको बड़ी ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपका ये एक ग्राउंड स्टेशन है, मान लीजिए ये आपका दूसरा ग्राउंड स्टेशन है। आपको दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवानी है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल कम्युनिकेशन करवाते हैं ना तो इसके हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इस कम्युनिकेशन को कोई और भी पढ़ सके, कोई और भी समझ सके। लेकिन अगर आप उसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिनोमेना है उसको इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आपकी जो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन है
वो नॉन हैकेबल बन जाती है। इसमें पहले आपका जो मैसेज है वो जाएगा आपकी सैटेलाइट के पास, ठीक है, सैटेलाइट से वापस यहाँ पे मैसेज पहुंचेगा। तो जब आपने मैसेज को यहाँ से भेजा, इस ग्राउंड स्टेशन से आपने सैटेलाइट को भेजा, तो आप उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा के भेजते हैं और इस पासवर्ड को कहा जाता है की, ठीक है। आपने देखा होगा पासवर्ड को कई बार पास की कहा जाता है, तो क्वांटम की जो है वो यहाँ पे लगाई जाती है और ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मैसेज को भेजा जाता है। उसके बाद ये वाला जो की है ये यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पर फिर से एक नए पासवर्ड से इस मैसेज को अनलॉक करना पड़ता है या फिर डिसाइफर करना पड़ता है। इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें खास बात क्या है, अब देखिए जो ग्राउंड स्टेशन हैं वो चाइना इतना बड़ा है, उसका एरिया इतना बड़ा है, तो वहाँ पर ग्राउंड स्टेशन काफ़ी दूर दूर भी हो सकते हैं। सेम चीज़ इन्होंने अब ये सक्सेसफुली अचीव कर ली है कि दूर दूर के ग्राउंड स्टेशन के बीच में भी अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हम मिकियस सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इंडिया ने सेम चीज़ को रिसेंटली प्रूव किया था, इसको लेकर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है पाथफाइंडर पे, आप जाके उसको देख भी सकते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया क्वांटम कम्युनिकेशन और इसके चलते इंडिया एंटर्स एन एलीट क्लब। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो कि इस चीज़ को सक्सेसफुली शो कर पाए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इंडिया की जो ये क्वांटम कम्युनिकेशन की टेक्निक है, इसमें हमने केवल और केवल 300 मीटर की दूरी पे ही जो बिल्डिंग्स हैं उसमें इस चीज़ को हमने शो किया है। अदरवाइज हम इसको प्रूव अभी तक नहीं कर पाए हैं, बड़े लेवल पे हम इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हमें पहला एक सक्सेस मिल जाए तो आगे जाके हम इसको बड़े स्केल पर भी प्रमोट कर सकते हैं। इसको लेके सवाल आने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं बिकॉज इंडिया ने भी इसको फाइनली अचीव कर लिया है। कमिंग टू नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मार्स मिशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ExoMars 2022 joint program of European Space Agency and NASA. Tianwen-1 it is China's first Mars exploration mission launched in 2020। देखिए इसका जवाब आपको मैं आगे जाके दूंगा। कई सारे और मिशन हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। आई एम श्योर Tianwen-1 के बारे में सबने सुना होगा, तो ये चीज़ तो आपको मालूम पड़ी गई होगी कि ट्रू है। ExoMars एक जॉइंट मिशन है, लेकिन कौन सी एजेंसीज का है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। यहाँ पर हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हाल ही में क्या हुआ था कि मार्स ऑर्बिटर मिशन एक बार फिर से सुर्खियों में आया था। आपको ध्यान होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मॉम भी कहते हैं या फिर इसको हम मंगलयान-1 भी कहते हैं, जो कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 5, 2013 को और इसने ऑर्बिट में कब एंट्री ली थी? इसने ऑर्बिट में एंट्री ली थी सितंबर 24, 2014 को। इनफैक्ट 2015 में और 2016 में यूपीएससी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सवाल पूछ चुकी है प्रीलिम्स के पेपर में। इनफैक्ट इसके साथ भारत जो है वो पहला एशियाई देश बना था जिसने कि मार्स ऑर्बिट को अपने पहले अटेम्प्ट में अचीव कर लिया था, ठीक है। आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं कर पाया था कि वो पहली कोशिश में मार्स ऑर्बिट के अंदर एंट्री ले ले। और जैसे ही हमने ये किया था तब इंडिया बिकेम द नंबर 4 कंट्री टू एंटर द मार्स ऑर्बिट, क्योंकि सबसे पहले इसमें सोवियत स्पेस प्रोग्राम जा चुका है यानी कि रशिया का, उसके बाद नासा जा चुका है और उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें एंटर कर चुकी थी। तो इंडिया यहाँ पर 4th इंपॉर्टेंट एजेंसी बनी जिसने कि मार्स के ऑर्बिट में एंट्री ली थी। अगर हम बात करें अन्य कौन से इंपॉर्टेंट मार्स मिशन हैं जो कि स्पेशली इस साल चर्चा में रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा ExoMars 2022। ये थोड़ा सा हैरानी वाला मिशन है क्योंकि ये एक संयुक्त प्रोग्राम है, संयुक्त परियोजना है ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द रशियन स्पेस एजेंसी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें यूरोप और रशिया की स्पेस एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं। क्वेश्चन में मैंने डेलिबरेटली लिखा था यूरोप एंड नासा, तो ये आपका हो जाएगा गलत और आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको प्लीज़ ध्यान रखिए। ExoMars 22 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इसके बाद मार्च 2020 का जो रोवर है जो कि नासा के द्वारा इस बार किया गया था, परसिवेरेंस रोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सवाल पक्का पूछा जाएगा परसिवेरेंस रोवर से, इफ नॉट इन यूपीएससी में भी सम अदर एग्जामिनेशन, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो रोवर है इसको 2020 में ही लॉन्च किया गया था और ये वहाँ पर जाके चेक करने वाला है कि क्या मार्स में कहीं मार्स का जो पुराना इतिहास था कहीं वहाँ पर किसी भी तरह का कोई लाइफ का सिग्नल था या नहीं था। इसके बाद जो हम बोलते हैं अरब वर्ल्ड का पहला मिशन मार्स को भेजा गया है जिसमें कि यूएई ने पहल ली है एंड दैट इज द होप मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। इट वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय यूएई इन 2020। इनफैक्ट होप मिशन जो है थोड़ा डिले हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन फाइनली इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया था और ये सक्सेसफुल भी रहा था। इसके बाद आपका Tianwen मिशन है जो कि अगेन 2020 में लॉन्च किया गया था और ये चाइना का पहला मिशन है जो कि उन्होंने मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा था। तो पिछले साल की ही बात है जो आपके 3 मिशन आपको डायरेक्टली देखने मिले, मार्स 2020, होप मिशन एंड Tianwen-1, जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, स्पेशली क्योंकि चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में बहुत बातचीत हुई है। इनफैक्ट अब बातचीत चंद्रयान 3 की भी होने लग गई है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि रिसेंटली सुर्खियों में रहा था। इनफैक्ट इस चीज़ की चर्चा करते समय मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वाड। क्वाड में आपको मालूम है कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं। इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। एक मज़े की बात आपको बताता हूं, इंडिया की जो इसरो एजेंसी है, इसने क्वाड देशों की जो बाकी एजेंसीज हैं इन सभी के साथ कुछ ना कुछ किया हुआ है। जापान के साथ आपके सामने है जो ये वाला इनिशिएटिव मैं डिस्कस कर रहा हूं, जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जाता है। यूएसए के साथ इसने एक मिशन साइन किया हुआ है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मिशन माना जाता है, आज तक की डेट का सबसे महंगा मिशन भी है, जिसको कि हम लोग जानते हैं निसार के नाम से। आई थिंक मैंने निसार को भी इसमें कवर किया है वीडियो में। आई थिंक यहाँ पर शायद कवर किया होगा, येस इट इज़ ओवर हियर। निसार मिशन को कवर किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक और मिशन है जो कि फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी जिसको लेके साइनिंग की बात चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे क्वाड के देशों के साथ इसरो की जो एंगेजमेंट है, जो इनका कोलैबोरेशन है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर बात करें जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन इंडियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। तो जी नहीं, ये नासा के साथ नहीं है, ये जापान के साथ है, मैं आपको बता चुका हूँ। इट विल बी लॉन्च्ड इन 2021, ये भी गलत है। ये वाला जो मिशन है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मिशन है। आगे आने वाले कम से कम 2 साल तक इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। तो अभी तक ये डेट सामने नहीं आई है कि एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन इतना बता दिया गया है कि 2023 के पहले इसको लॉन्च नहीं किया जा पाएगा, जिसके चलते आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। जल्दी से देख लेते हैं मिशन क्या है। बेसिकली इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन जाक्सा एंड इसरो, 2017 में साइन किया गया था। और इसके अंदर एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा, जो कि मून की सतह पे जाके जो है रिसर्च करेगा। एज पर डिटेल्स शेयर्ड बाय जाक्सा इट विल बी लॉन्च्ड ओनली आफ्टर 2023। ऐसी चीज़ों पे सवाल आ सकता है कि इसकी लॉन्चिंग कब होगी, तो वहाँ पर प्रिसाइजली, क्योंकि अभी किसी देश ने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी सवाल आ सकता है कि क्या इसके पहले या क्या इसके बाद में लॉन्चिंग होगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। रोवर बेसिकली इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करेगा, इस चीज़ के प्रयोग करेगा वहाँ जाकर कि क्या यहाँ पर पानी कभी प्रेजेंट था या नहीं है, या सो ऑन एंड सो ऑन। इफ़ इट डिटेक्ट्स हाइड्रोजन द रोवर विल देन माइन द सरफेस टू कलेक्ट द सैंपल्स ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें डिटेल में अभी ऑब्वियसली प्रॉपरली सामने नहीं आई हैं। इनफैक्ट इसकी जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं वो आपको केवल जाक्सा की वेबसाइट पर ही जाके मिलेंगी, इसरो की वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका लैंडर सिस्टम होगा, राइट, जो इसका लैंडर सिस्टम होगा इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय जापान। इसका एक और लैंडर सिस्टम है जिसकी डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा करी जा रही है। एक इसका रोवर सिस्टम है जिसकी डेवलपमेंट अगेन जापान के द्वारा करी जा रही है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज के द्वारा बनाए जाएंगे। अगेन एज आई टोल्ड यू, बहुत डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मिशन है ये, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा महत्वता गेन कर सकता है। इसकी कुछ और डिटेल्स हैं। लॉन्च ईयर आफ्टर 2023, लॉन्च व्हीकल H3 रॉकेट है, लॉन्च मास 6 टन का प्लस लॉन्च मास है, जो कि अगेन एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत के पास जो आज की डेट में जो हमारा सबसे ज़्यादा सॉलिड, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रॉकेट है, वो हमारा GSLV Mark 3 है। और ये वाला GSLV Mark 3 जो है ये 6 टन के मास को नहीं लॉन्च कर सकता है, इसमें अभी फिलहाल इतनी क्षमता नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि लॉन्च रॉकेट जो होगा वो भी हमारा नहीं होगा। पेलोड मास जो है वो 3.5+ किलो का होगा। ऑपरेटिंग पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का है। लैंडिंग पॉइंट विल बी दी साउथ पोल ऑफ द रीजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो मेजर मिशन इक्विपमेंट होगा, वाटर डिटेक्टर तो होगा ही, साइंस इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मून के साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए मून का जो साउथ पोल है वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आज तक जो है वो सनलाइट नहीं पड़ी है। फॉर द बिलियंस ऑफ ईयर्स मून के साउथ पोल पे जो क्रेटर्स बने हुए हैं, क्रेटर्स आप समझते हैं इस तरीके से क्रेटर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रेटर्स बने हुए हैं ये अभी तक अनटच्ड पड़े हैं, और क्योंकि अनटच्ड पड़े हैं तो इसके चलते हम ये देख सकते हैं कि जब हमारा सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था उस टाइम पर हमारे मून की जो सतह थी, जो सरफेस था, वो किस तरीके का था, क्या वहाँ पर पानी था या नहीं था, क्या वहाँ पर और कोई मिनरल्स थे या नहीं थे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मून का साउथ पोल ही आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर आज तक सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। तो इसीलिए मून की साउथ पोल बहुत स्पेशल है, इसीलिए ये वाला जो जॉइंट मिशन है ये मून की साउथ पोल पर ही जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
टॉकिंग अबाउट द निसार मिशन, निसार मिशन के बारे में देखिए जानकारी बहुत बार इनफैक्ट यूपीएससी सवाल पूछ भी चुकी है निसार को लेके। एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। निसार की फुल फॉर्म है, एक निसार की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, द टर्म निसार, नेम निसार इज शॉर्ट फॉर नासा इसरो सार, ठीक है। सार की अपने आप में फिर से फुल फॉर्म है, ये एक अपर्चर कुछ रेडार टाइप की चीज़ है, मुझे खुद एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन बेसिकली इसका जो एस है ना, निसार में जो एस है, ये एस की एक बहुत बड़ी महत्वता है। एस की महत्वता क्या है कि एक पर्टिकुलर बैंड में ही जाकर के ये आपकी एक पर्टिकुलर बैंड में ही जाकर के ये आपकी फ्रीक्वेंसीज को मैप कर सकता है। और ये वाली बैंड की फ्रीक्वेंसीज को मैप करना दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ट्राई कर रही हैं, नहीं कर पाई हैं। नासा और इसरो ने मिलकर के इस चीज़ को फाइनल कर दिया है कि हम इस बैंड की फ्रीक्वेंसी को भी जाके मैपिंग कर सकते हैं स्पेस में जाकर के। आई नो चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको केवल ये समझना है कि ये जो यहाँ पर एस है ना, ये बेसिकली एस बैंड के लिए जो है स्टैंड करता है। आपने और बैंड सुने होंगे, के यू बैंड सुना होगा, के बैंड सुना होगा, तो ये सारे बैंड्स होते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के, बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के एक डेवलप कर रहे हैं SUV साइज सैटेलाइट, बहुत ही बड़ी सैटेलाइट है, which will detect movements of the planet's surface as small as 0.4 inches over areas about half the size of a tennis court, ठीक है, कि यानी कि 0.4 इंच की मूवमेंट भी होगी ना, वो भी ये वाली सैटेलाइट डिटेक्ट कर पाएगी। खास बात क्या है, इसकी लॉन्चिंग अगले साल होने वाली है और ये भारत का जो हमारा स्पेस पोर्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्री हरिकोटा में स्थित है, वहाँ पर से इसकी लॉन्चिंग करी जाएगी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि इसकी लॉन्चिंग शायद यहाँ से नहीं होगी, केप कैनावरल से होगी, लेकिन इसकी लॉन्चिंग भारत के अंदर से ही करी जाएगी, ठीक है। और ये एस वाली बात को बस थोड़ा ध्यान रखिए कि एस बैंड के साथ संबंधित रखता है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक इस साल बहुत सुर्खियों में रहा, कॉमेट नियोवाइज के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द चाइनीज स्पेस एजेंसी इन मार्च 2020। क्या इसको चाइना ने स्पॉट किया था? तो जी नहीं, इसको स्पॉट किया था नासा के द्वारा। इट वॉज स्पॉटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्विस एक्सप्लोरर नियोवाइज, और इसीलिए इसको कॉमेट नियोवाइज कह देते हैं। अदरवाइज इसको कॉमेट नियोवाइज कहना गलत है, क्योंकि इसका जो सही नाम है, इनफैक्ट आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, उसका सही नाम काफ़ी टफ सा नाम है, कुछ नंबर्स का नाम है इसका, जो कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि नियोवाइज जो है यहाँ पर असल में नियोवाइज की दूरबीन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इस कॉमेट को हम डिटेक्ट कर पाए थे, स्पॉट कर पाए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इट वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नासा इन मार्च 2020। कोविड-19 अभी शुरू ही हुआ था, लॉकडाउन भारत में, और इस चीज़ की न्यूज़ सामने आ गई थी और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ मानी जा रही थी। कॉमेट्स जो है ये क्या होते हैं? ये कॉमेट्स बेसिकली डस्टी स्नोबॉल्स होते हैं विच ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। इनका ऑर्बिट है सन के अराउंड होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये वाला सवाल यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, बेसिक क्वेश्चन आता है ये। एंड दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। इसमें बर्फ भी होती है, पानी भी होता है, CO2 भी होता है, अमोनिया भी है, मीथेन भी है, मिक्सड विद डस्ट, सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये उस टाइम से कॉमेट्स पैदा होने शुरू हुए थे जब सोलर सिस्टम हमारा फॉर्म होना शुरू हो चुका था। तो कॉमेट्स, आपको तरह तरह के कॉमेट्स देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कॉमेट्स जो है वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। एक इनकी टेल होती है, एक इनका हेड होता है, और ट्रेलिंग टेल होती है। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी अपनी ज्योग्राफी के बेसिक्स में, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को जाकर रिवाइज कर लीजिए, सवाल वहाँ से आ सकता है। नियोवाइज के ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, ये आ सकता है कि नियोवाइज जो है वो टेलीस्कोप किसका है, तो ये टेलीस्कोप नासा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इंटरेस्टिंग होने के कारण बहुत सारे हैं इसके। देखिए, जो डेमो 2 मिशन है ना, ये हाल ही में लॉन्च किया गया था USA के द्वारा, और इसके बारे में बातचीत करते हैं। आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ें हैं जो कि आपको बताना चाहता हूं मैं। आपने सुना होगा अबाउट समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। ISS के बारे में सुना होगा, एम आई करेक्ट? आपको मालूम होगा ISS में कई सारी कंट्रीज साथ में काम करती हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ISS में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको कि धरती से भेजा जाता है और जो कि स्पेस में रहते हैं लंबे लंबे टाइम के लिए, 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये ISS में जो लोगों को भेजा जा रहा था ना, क्या हुआ था कि 2011 से लेकर के अब तक, 2011 से लेकर के 2020 तक केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट था जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक भेज रहा था, और ये था रशिया का सोयूज एयरक्राफ्ट। इट हैड बीन द सोल मीन्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट टू द ISS, डिलीवरिंग मोस्टली लॉन्ग टर्म क्रू। अब क्या हुआ कि अकेला रशिया का क्यों था? क्योंकि 2011 में असल में नासा के पास भी एक स्पेसक्राफ्ट था जो कि रिटायर कर चुका था, जिसने कि रिटायरमेंट ले ली थी, तो उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।
अब 2011 से लेकर के 2020 तक ध्यान से सुनिए, इवन अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी रशिया के ही स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आईएसएस तक जा रहे थे। ये चीज़ ऑब्वियसली यूएसए को बहुत तंग कर रही थी कि हम इतनी बड़ी सुपर पावर है और हमें रशिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो अब फाइनली यूएसए के द्वारा एक नया मिशन चालू किया गया। इस मिशन का नाम है डेमो 2 मिशन, और डेमो 2 मिशन बेसिकली यही कर रहा है, इट इज़ नासाज मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट जाएगा क्रू ड्रैगन, जिसकी लॉन्चिंग करी जाएगी स्पेसएक्स के रॉकेट के द्वारा जिसका नाम है फैल्कन 9। आपको फैल्कन 9 का नाम भी ध्यान होना चाहिए। आजकल यूएसए की नासा की कई सारे लॉन्चेस हैं जो कि फैल्कन 9 के द्वारा किए जा रहे हैं। फैल्कन 9 स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी है, जो कि अगेन आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं। तो इट विल यूज अ फैल्कन 9 रॉकेट। फैल्कन 9 रॉकेट इज बिल्ट बाय स्पेसएक्स। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा सही जवाब। ये न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। डेमो 2 मिशन को लेकर सवाल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रशिया और यूएस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुराना क्वेश्चन है, कई बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एटलीस्ट नाविक को लेकर तो यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, केवल प्रीलिम्स में नहीं मेंस में भी सवाल आ चुका है। जीपीएस यूएसए, ग्लोनास रशियाज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, नाविक इंडिया। आई थिंक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, नाविक इंडिया का है। हम बात करने वाले हैं चाइना के बिडू नेविगेशन सिस्टम के बारे में, बिकॉज हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। दुनिया का ये चौथा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको कि लॉन्च किया गया था। द नेम बिडू बेसिकली कम्स फ्रॉम द चाइनीज वर्ड जिसका मतलब है बिग डिपर या फिर प्लो कंस्टेलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए कि बिडू जो है ये वो वाला बिडू नहीं है जो कि आप बॉलीवुड मूवीज में सुनते हैं। तो बिडू जो है ये बेसिकली चाइनीज वर्ड से आया है, बिग डिपर या फिर प्लो कॉन्स्टेलेशन। द नेविगेशन सिस्टम हैज़ 35 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। ठीक है, इस नंबर को ध्यान रखिए कि 35 सैटेलाइट्स हैं जिसके चलते बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम काम कर पा रहा है। इसको लॉन्च किया था आज से लगभग 25 साल पहले, 1990s में इसको लॉन्च कर दिया गया था और इसकी सैटेलाइट्स को चाइना धीरे धीरे लॉन्च कर रहा था। इट बिकेम ऑपरेशनल विद इन चाइना इन 2000 एंड एशिया पैसिफिक रीजन में 2012 में। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अभी तक क्या था, आपके फ़ोन में गूगल के फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं, एप्पल के फ़ोन होते हैं, हर जगह जीपीएस ही काम करता है जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो जीपीएस था इसकी मोनोपोली थी। दुनिया भर में एक अकेला इकलौता सिस्टम था जो कि पूरी दुनिया यूज़ कर रही थी। अब धीरे धीरे बाकी देशों ने अपने अपने जीपीएस सिस्टम्स को लाने शुरू करने की बात करी थी, जिसमें कि इंडिया ने भी हिस्सा लिया। हमारा नाविक, जिसका जो टेक्निकल नेम है वो असल में IRNSS है, इसको लॉन्च किया गया था जिसमें हमारी 7-8 सैटेलाइट्स हैं। सिमिलरली बाकी देशों ने भी लॉन्च किया और चाइना की भी यही उम्मीद थी कि हम अपना एक खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लाना चाहते हैं। बिकॉज चाइना, आपको मालूम होगा, गूगल भी इस्तेमाल नहीं करता, फेसबुक भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उनके खुद के सर्च इंजन हैं, उनके खुद के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो सिमिलरली उनका खुद का अब नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि उन्होंने लॉन्च कर दिया था 2000 में ही, और ये अब पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को कवर करता है 2012 में आके। ये ऐसा मान लीजिए कि उनके जितने भी सेक्टर्स हैं ना, उन सभी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है अंडर दिस बिडू नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें कि फिशरी हो, एग्रीकल्चर हो, स्पेशल केयर हो, मास मार्केट एप्लीकेशंस हो, फॉरेस्ट्री हो, पब्लिक सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ वो इस पर्टिकुलर BNSS के थ्रू ही करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने है जीपीएस जो है यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, नाविक इंडिया का है, और QZSS है जापानीज गवर्नमेंट का। आई थिंक QZSS का एक और नाम है, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो थोड़ा आसान नाम है जो कि जापान यूज़ करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम है, लेकिन आपने सुना होगा कि स्पेस में इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स इकट्ठी हो चुकी हैं कि अब वहाँ पर जो सैटेलाइट्स काम नहीं भी कर रही हैं वो भी स्पेस में घूम रही हैं। इनफैक्ट इसके कई सारे इंटरैक्टिव वो बने हुए हैं एनिमेशंस। अगर आप कभी जाके गूगल पे सर्च करेंगे स्पेस डेब्री एनिमेशन तो आपको दिख जाएगा कि स्पेस में कितना कचरा इकट्ठा हो चुका है। जी हाँ, मैं कचरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कितना मलबा इकट्ठा हो चुका है जो कि असल में कुछ काम नहीं कर रहा है। और ये मलबा आगे जाके बाकी देशों को ही तंग करेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जो पुरानी सैटेलाइट्स थी जो कि अब ऑपरेशनल नहीं है, उनको देशों ने ख़त्म नहीं किया है, उनको वहाँ से कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो वो एक तरीके का कचरा है, एक तरीके का मलबा है,
और इसी मलबे को मॉनिटर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इंडिया ने अपना पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री सिस्टम तैयार कर दिया है। ये वाला जो स्पेस डेब्री सिस्टम है इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है दिगांतर, जिसके द्वारा बनाया गया है और इसको लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया फर्स्ट एयर एंड स्पेस सर्वेलेंस कंपनी, इसके द्वारा इसका विकास किया गया और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। ये वाली जो पर्टिकुलर इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग सिस्टम है ये केवल भारत के लिए ही नहीं बाकी स्पेस एजेंसीज को भी अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेगी और ये बाकी एजेंसीज को बताएगी कि देखिए जी ये वाला सारा का सारा मलबा है जो कि आप यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आगे जाके आप बाकी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके लिए ही सहूलियत हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये वाला जो स्पेस डेब्री सिस्टम जो हमने मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है ये फिलहाल लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कि लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया है, दूसरा ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया है, तीसरा ये केवल इसरो के लिए नहीं ये बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसीज को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सन स्पॉट्स के बारे में। इस साल चर्चा में थे, हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, बट क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं, है ना, तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सन स्पॉट्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं। तो रिसेंटली एक मासिव सन स्पॉट ग्रुप जिसको कि नाम दिया गया है AR2770, इसको ऑब्जर्व किया गया था यूजिंग द इमेजेस ऑफ सन्स सरफेस। नासा का जो सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है जिसको कि SDO कहा जाता है, तो SDO के द्वारा ये सन के सरफेस पे कुछ धब्बे देखे गए थे। अब ये धब्बे होते क्या हैं ये समझना, आपको इसके पीछे की साइंस समझना इंपॉर्टेंट है। अ सनस्पॉट इज एन एरिया ऑन द सन दैट अपीयर्स डार्क ऑन द सरफेस एंड इज रिलेटिवली कूलर देन द सराउंडिंग पार्ट्स। ठीक है, रिलेटिवली कूलर देन द सराउंडिंग पार्ट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे तो सन स्फेरिकल है लेकिन कोई बात नहीं, हम 2 डायमेंशनल में देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका स्पॉट बन गया है, ठीक है। अगर ये आपका स्पॉट बन गया है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वो हाई टेम्परेचर होगा और यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर होगा। स्पॉट में टेम्परेचर लो होगा, ठंडा होगा, बाहर टेम्परेचर हाई होगा। स्पॉट्स विजिबल क्यों होते हैं, स्पॉट्स कैसे बनते हैं, ये बेसिकली सन की ही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का एक रिजल्ट है विच फॉर्म्स अ ब्लैंकेट दैट प्रोटेक्ट्स द सोलर सिस्टम फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशंस। ठीक है, तो सन की मैग्नेटिक फील्ड से ही उत्पन्न होते हैं ये वाले सन स्पॉट्स और इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। बस यही 2 चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। किसने डिटेक्ट किया, सन स्पॉट ग्रुप का नाम क्या था, ये सब चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। केवल 2 चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक है, अब कई सारे फैक्ट्स आपके साथ में कवर करने वाला हूं, जल्दी जल्दी बात करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला देख लीजिए आपका, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कुहाइजू 11 रॉकेट ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये फेल हुआ था। बस इतनी ही बात याद करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं 163348। ये क्या है, नासा ने अनाउंस किया था कि जी एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ के एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर पास करेगा। असल में क्या हुआ था कि ये नासा ने इसको पहले डिक्लेयर कर दिया था अ पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड, यानी कि ये धरती को हिट कर सकता है और बड़े रूप में तबाही मचा सकता है। लेकिन बाद में नासा ने कहा कि ये वाला जो एस्ट्रॉयड है ये एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर अर्थ को पास कर जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जी ये अगर चीज़ पूछी जाती है कि ये क्या चीज़ है, तो 2002 NN4 या फिर 163348 ये क्या है, एक एस्ट्रॉयड है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इफ नॉट इन प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन पक्का आएगा इन स्पेस के बारे में। इन स्पेस क्या है, भारत के स्पेस क्षेत्र का निजीकरण। बेसिकली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि हम एक नई एजेंसी बनाने वाले हैं, एक नया संगठन बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा इन स्पेस, जिसके चलते हमारी कोशिश ये है कि आगे जाके हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भारत के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में आने की संभावना तो 100% है। आदित्य इंडिया फर्स्ट सोलर फेरी, आपने आदित्य L1 के बारे में नाम सुना होगा। तो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है आदित्य, विच इज अमंग 12 सच फेरीज दैट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। इट इज द सोल एंट्रेंट फ्रॉम एशिया। तो इन केस आप कंफ्यूज होते हैं, आदित्य हमारा L1 मिशन भी है और एक फेरी बनाई गई है जो कि कंप्लीटली सोलर पावर्ड है जिसका नाम अगेन आदित्य ही है। नेक्स्ट CMS-1 और EOS-01 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं, रिसेंटली करे गए थे। लेकिन जो रिसेंट लॉन्चेस होते हैं उससे सवाल कम आता है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है
CMS-01, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C50 के ऊपर से। इसको SDSC जो कि श्रीहरिकोटा में है वहीं से लॉन्च किया गया था, और इसको प्लेस किया गया था GTO में, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, और इसको प्लेस किया था इंडिया का हमारा जो वर्क हॉर्स है, जिसको कि मैं डार्क हॉर्स बोलता हूँ, PSLV C50। EOS-01 ये भी इसरो ने लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहा जाता है इसे, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके कुछ पुराने नाम थे, वो मुझे बताइए, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जब आप इसको देखते हैं 01 तो आपको लगता है कि ये इसका पहला सैटेलाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी इसमें हम कई सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं। इसके पुराने नाम के अंडर हम इसको लॉन्च करते थे, वो नाम आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें हमने और भी 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये भी हमारे PSLV रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी। शुक्रयान मिशन के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसरो का मिशन है जिसके चलते हम वीनस ग्रह का एक मिशन प्लान कर रहे हैं। वीनस का बताना चाहूँगा, इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। उसका रीज़न भी आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है क्यों उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। नेक्स्ट, अनासिस 2। अनासिस 2 अगेन क्या याद रखना है, ये साउथ कोरिया की पहली एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। तो साउथ कोरिया की है, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक बहुत ही उभरती हुई फील्ड है कि अब आगे जाकर क्या होने वाला है। कई सारी चीज़ें जो अभी तक क्या था, पहले लड़ाई होती थी बॉर्डर पे, फिर लड़ाई होने लगी समुद्र में, फिर लड़ाई होने लगी साइबर वॉरफेयर इंटरनेट के ऊपर, अब लड़ाई होगी स्पेस में। ये नेक्स्ट लेवल का वॉरफेयर है जो कि अब कई सारी कंट्रीज इसमें अपना कदम रख रही हैं। इंडिया ने भी इसमें अपना कदम रख दिया है, जो कि आपके साथ यहाँ पे मैंने कवर ये किया हुआ है, मिशन शक्ति, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली इंडिया भी ये करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने डिफेंस को स्पेस लेवल पे लेके जा सकते हैं। इंडिया का पहला प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट्स एरोस्पेस ने बेसिकली इंडिया का पहला अपर स्टेज रॉकेट इंजन डेवलप किया है, ठीक है। अभी तक क्या था, आपने सुना होगा PSLV GSLV के बारे में। ये सारे के सारे इंजन्स कौन बना रहा है, रॉकेट्स कौन बना रहा है, इसरो खुद बना रहा है, राइट। लेकिन अब एक अपर स्टेज का रॉकेट इंजन इंडिया के एक स्टार्टअप ने बना दिया है। इस स्टार्टअप का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो इन्होंने ये अपर स्टेज रॉकेट इंजन को बना दिया है, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू डेमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू बिल्ड अ होम ग्रोन रॉकेट इंजन, ठीक है। और इसका नाम आई थिंक अभी नहीं पब्लिक किया है, इन्होंने नाम दिया नहीं है, लेकिन हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस का नाम याद रखिए कि हमारे एक प्राइवेट कंपनी ने भी एक इंजन को तैयार कर दिया है। यहाँ पर देखिए, पहले दिगांतर की बात करी मैंने आपसे, अभी मैं स्काई रूट की बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको इन स्पेस की बात करी है। तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को लेके स्पेसिफिकली स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट इज एंटी सैटेलाइट मिसाइल। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो बड़ी सिंपल है, ASAT, ठीक है। अ कस्टमाइज्ड माईस्टैप लॉन्च करी गई थी। इंडिया की जब पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करी गई थी तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा माईस्टैप को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो लोग बोलेंगे उनको थोड़ा सा अपनी रिविजन करने की आवश्यकता है, ठीक है। खैर, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है, इसको लेकर एक माईस्टैप लॉन्च करी गई थी। एंड इंपॉर्टेंट टू नोट, इंडिया का जो मिशन शक्ति था, इसके चलते इंडिया ने भी ये अनाउंस कर दिया था कि हम भी अपने डिफेंस के सेक्टर को अब स्पेस में लेके जाना चाहते हैं। इट वॉज कंट्रीज फर्स्ट एवर ASAT मिसाइल, जिसको कि टेस्ट किया गया था सक्सेसफुली कंडक्ट 2019 में, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसको कि हमने बेसिकली इसको इसके थ्रू क्या हुआ था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल से क्या हुआ था कि हमने एक लो अर्थ ऑर्बिट में एक टारगेट रखा था, जिसको कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो यानी कि स्पेस में भी अगर हमें अटैक करना पड़ जाए तो हमारे पास ऐसी मिसाइल्स भी अब उपलब्ध हो चुकी हैं। तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इनफैक्ट रिसेंट सी बात है, काफ़ी सारी बातें हैं बताने के लिए, देखिए एंडिंग तो है ही नहीं। जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसको लेकर अब इंडिया के द्वारा एक डिफेंस स्पेस एजेंसी भी है जो कि बना दी गई है, डिपार्टमेंट है, जिसको इनॉग्रेट नवंबर 2019 में कर दिया गया था। काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं DSA को लेकर, एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बताऊंगा सारी जानकारी क्या होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।
लेकिन बताना चाहूँगा इस संडे आपको एनरोल करना है अनअकैडमी के कॉम्बैट में। फिर से आपके लिए लेकर आए हैं और इस बार ध्यान दीजिए हिंदी में भी उपलब्ध करवाया गया है। कोड यूज़ करना ना भूलें, अनि यूपीएससी। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है आपको वैसे परचेज करना है। इसमें भी आपको यही वाला कोड यूज़ करना है। अनि यूपीएससी प्लस कोर्स है, ऊपर से आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको जो है पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा और मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। हाँ, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे या स्टेट पीसीएस, उस केस में भी आप ये वाले कोड के इस्तेमाल से 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इन प्राइसेस की जगह आप सीधा इन प्राइसेस में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।